हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन स्टडी। आज हम देखेंगे जूलॉजी माइनर में यूनिट 3 रेस्पिरेशन, जो कि क्या है, चैप्टर 1 है इसका, या पार्ट 1 है। इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे, जो श्वसन है इसके अंतर्गत हम इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, तो लंग्स से करेंगे या फेफड़े से, क्योंकि श्वसन में जो मुख्य पार्ट होता है वो कौन अदा करता है, वो करते हैं हमारे लंग्स या फेफड़ा। अब हम देखेंगे इसकी संरचना के बारे में। और जो ये फेफड़ा, ये लंग्स होते हैं, ये कहाँ स्थित होते हैं, तो यह है वक्षी गुहा में डायफ्राम के ऊपर स्थित होते हैं। अब एक डाउट ये भी आता है कि गुहा मतलब कि यहाँ पे कौन सी गुहा होती है, ठीक है, वक्षी गुहा क्या होती है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि मान लो एक यहाँ पे ये मनुष्य का शरीर है, ये एक प्रकार से शरीर है, ठीक है। इसका जो ये बीच वाला भाग होता है, यहाँ पर एक इस प्रकार से कुछ संरचना पाई जाती है, ठीक है, एक प्रकार से गुम्बदाकार में होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम डायफ्राम बोलते हैं। इसे डायफ्राम या मध्यपट भी कहा जाता है। और जो ये डायफ्राम है, एक प्रकार से किससे निर्माण होता है, पेशियों से निर्माण होता है। हमारे जो ये जो शरीर के चारों ओर पेशियों से निर्माण होता है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, इसके ऊपर पाए जाते हैं हमारे जो फेफड़े हैं। मतलब कि इसके ऊपर कौन सी गुहा पाई जाती है, वक्षी गुहा पाई जाती है, जहाँ पर क्या पाया जाता है, फेफड़े पाए जाते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि जो फेफड़े हमारे वो कहाँ पाए जाते हैं, वक्षी गुहा में डायफ्राम के ऊपर स्थित होते हैं, मतलब कि वक्षी गुहा में स्थित होते हैं। ये कौन सी गुहा है हमारी, वक्षी गुहा। और यहाँ नीचे वाले भाग में कौन सी गुहा पाई जाती है, तो उदर गुहा पाई जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो ये वक्षी गुहा है, ये वक्षी गुहा कैसी होती है, जो वक्षी गुहा है वो कैसी होती है, वायुरोधी होती है। वायुरोधी को क्या बोलता है, एयर टाइट, ठीक है। अब जो वायुरोधी का मतलब क्या होता है कि ना इसमें वायु जा सकती है ना इससे वायु आ सकती है। लेकिन एक कन्फ्यूज़न होता है कि फेफड़े में तो ऑक्सीजन जाती है और ऑक्सीजन आती है। अब इसका मतलब क्या है, हम वो विस्तार से समझते हैं, ठीक है। अब जो वायु गुहा है वो वायुरोधी तो है, लेकिन ये कैसे हम समझते हैं, क्योंकि ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये एक प्रकार से ये क्या है, डायफ्राम है। डायफ्राम है, ये इनकी पेशियाँ हैं, ये पेशियाँ ऊपर तक के ऐसे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और एक की नली निकली हुई है, ये हमारी क्या होती है, एक श्वसन नली होती है। और जो ये श्वसन नली वो कहाँ पर खुलती है, डायरेक्ट फेफड़ों पर खुलती है। तो यहीं पर से क्या होती है, जैसे कि वायु यहाँ से आती है और दोनों भागों में विभाजित हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ से भी वायु जो जाती है वो यहाँ पर से ऐसे निकल जाती है। तो ना ये जो गुहा है हमारी, ना यहाँ पर वायु आती है ना जाती है। एक प्रकार से ये क्या है, वायुरोधी। केवल वायु फेफड़ों के अंदर आती है और फेफड़ों से बाहर चली जाती है। इसलिए कहा गया है कि वक्षी गुहा कैसी है, वायुरोधी या एयर टाइट है। मतलब कि इसमें वायु ना आ सकती है ना जा सकती है। अभी तो हमने जाना कि वक्षी गुहा वायुरोधी होती है। अब हम जानेंगे कि ये वायुरोधी होती क्यों है। क्यों होती है, क्योंकि फेफड़ों में पेशियाँ अनुपस्थित होती हैं। अब अनुपस्थित मतलब कि जो पेशियाँ वो क्या करती हैं, तो पेशियाँ संकुचन और शीतलन का कार्य करती हैं। तो अब तो वो तो अनुपस्थित है, तो उसका कार्य कौन करता है, जब ये वायुरोधी है तो एक प्रकार से ये शीतलन और संकुचन का कार्य करती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो फेफड़े हैं वह वक्षी कक्ष में स्थित होते हैं, जो शारीरिक रूप से एक वायुरोधी कक्ष में होता है। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वक्ष में फेफड़ों की व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़े की गुहा भी परिवर्तन फेफड़ों की गुहा फुफ्फुसी आयतन में दिखता होगा। इसका मतलब क्या है कि मान लो वक्षी गुहा का आयतन बढ़ेगा तो फेफड़ों का आयतन भी बढ़ेगा, और मान लो वक्षी गुहा का आयतन कम होता है तो इससे जो हमारे फेफड़े हैं उसका आयतन भी कम होता है। एक प्रकार से ये जो गुहा है इसके संकुचन एवं शीतलन पर डिपेंड करता है, जो हमारे फेफड़े का संकुचन एवं शीतलन। अब हम यहाँ पे जो फेफड़ा है हमारा, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पर से एक प्रकार से ये श्वास नली आती है, ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। इसके बाद हम इधर साइड दायां फेफड़ा और इधर साइड बायां फेफड़े को बनाएंगे। यहाँ पर जो इन मतलब कि फेफड़े की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो दायां फेफड़ा होता है ये आकार में क्या होता है, बड़ा होता है लेकिन लंबाई में कम होता है। वहीं बायां फेफड़ा जो होता है वह लंबाई में अधिक होता है लेकिन आकार में छोटा होता है। और जो ये फेफड़े होते हैं इसके ऊपर रखे होते हैं, तो जो हमारे ये डायफ्राम होता है जिसे हम बोलते हैं मध्य पर, तो इसके ऊपर रखा होता है। ये कुछ इस प्रकार से ऐसा एक तरफ से मतलब कि जो दाएं फेफड़ा होता है इससे क्या होता है, उभरा हुआ होता है और नीचे एक प्रकार से ढलान होती है। ये उभरा हुआ होता है इसलिए क्या होता है कि जो दायां फेफड़ा होता है वो भी क्या होता है, ऊपर उठा होता है। इसका आकार क्या होता है, बड़ा, और लंबाई क्या होती है इसकी, छोटी। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यहाँ पे ये मतलब कि इसका आकार बड़ा होता है लेकिन इसकी लंबाई छोटी क्यों होती है। और ये उभरा हुआ क्यों होता है डायफ्राम, इसलिए उभरा होता है क्योंकि यहाँ पर हमारे पाया जाता है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पर लीवर पाया जाता है। इस कारण से यहाँ पे उभरा हुआ होता है। और यहाँ पे ढलान होती है, जगह होती है, इसलिए क्या होता है, जो बायां फेफड़ा होता है उसकी लंबाई अधिक होती है। अब हम देखेंगे जो फेफड़ा है इसमें भी आवरण पाया जाता है, ठीक है। उस आवरण को हम बोलते हैं प्लूरम।
और प्लूरा, ठीक है। और जो प्लूरा है ये भी दो स्तर से मिलकर बना होता है। दो प्रकार से बाहर की तरफ पाया जाता है पेराइटल प्लूरा और अंदर की तरफ पाया जाता है विसरल प्लूरा। ये हो गया, ये जो बाहर की तरफ जो लेयर उसे हम बोलते हैं पेराइटल प्लूरा और जो ये अंदर की तरफ उसे बोलते हैं विसरल प्लूरा। और इन दोनों लेयर के बीच कोई द्रव पाया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं प्लूरल द्रव। ये द्रव क्या करता है, ये एक प्रकार से फेफड़े की आंतरिक भाग का भी सुरक्षा करता है और क्या करता है, इन दोनों के बीच घर्षण से बचाता है। अब हम देखेंगे जो दायां फेफड़ा होता है, ठीक है, उस पर एक प्रकार से खांच या फिसल्स पाई जाती हैं। अब ये खांच या फिसल एक ये पाई जाती है, एक और ये पाई जाती है। अब ये खांच या फिसल क्या होती हैं, एक प्रकार से जैसे हमारी हथेली में भी लकीरें पाई जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं फिसर्स या खांच। तो यहाँ पे दो प्रकार की फिसर्स पाई जाती है, किसमें, दाएं फेफड़े में। इसमें ये जो क्षैतिज भाग पाया जाता है, ठीक है, उससे सॉरी ये जो एक प्रकार से क्या, ये जो आड़ी लाइन पड़ी हुई है उसे हम क्या बोलते हैं क्षैतिज फिसर, और ये खड़ी लाइन पड़ी हुई उसे हम क्या बोलते हैं त्रियक फिसर्स। या तो फिर जो त्रियक फिसर्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं ऑब्लिक फिसर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो फिसर्स है ये खांच है, इनके कारण जो दायां फेफड़ा है वो कितने पाली में विभाजित हो गया, 1, 2 और 3, तो 3 पाली में विभाजित हो जाता है। अब देखते हैं वो कौन कौन सी है, जो होती है अग्र, मध्य और पश्च पाली। तो इस प्रकार से दायां फेफड़ा 3 पाली में विभाजित हो जाता है। इसी प्रकार से जो बायां फेफड़ा है, बायां फेफड़े में भी एक खांच पाई जाती है इस प्रकार से, इसे हम क्या बोलते हैं त्रियक फिसर्स या ऑब्लिक फिसर। ये जो खांच या फिसर्स होती है, ठीक है, इसके कारण जो बायां फेफड़ा होता है वह कितनी पाली में विभाजित हो जाता है, 2 पाली में, एक ये अग्रपाली और ये पश्चपाली। इस प्रकार से दायां फेफड़ा 3 पाली में विभाजित होता है और जो बायां फेफड़ा है वह 2 पालियों में विभाजित होता है। तो इस प्रकार से अभी तक हमने देखा कि जो दायां फेफड़ा होता है उसका क्या होता है, आकार ज़्यादा होता है लेकिन लंबाई कम होती है, और जो बायां फेफड़ा होता है उसकी लंबाई अधिक होती है और आकार कम होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो बायां फेफड़ा होता है इसके जो स्ट्रक्चर को देखें हम, तो यहाँ पर एक प्रकार से गड्ढा या गर्तनुमा संरचना दिखती है, ठीक है। अभी गर्तनुमा संरचना को हम क्या बोलते हैं, तो इस गर्त को हम क्या बोलते हैं कार्डियक नोच, या एक प्रकार से ये गड्ढा या गर्त है, ठीक है। और ये एक प्रकार यहाँ पे गड्ढे क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे हृदय पाया जाता है, बीच में यहाँ पे क्या होता है हृदय पाया जाता है, और जो हमारा हृदय होता है वो ज़्यादातर किधर झुका होता है, वो बायां फेफड़े के तरफ झुका होता है। इस कारण यहाँ पे एक प्रकार से गर्त या गड्ढा पाया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं कार्डियक नॉच। तो इस प्रकार से हमने जाना हृदय की डिटेल में संरचना।